नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज कन्नाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे मत्था टेका। यहां से निकलकर वह नजदीकी शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर भी पहुंचे। इसके बाद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचे। पार्टी मुख्यालय में केजरीवाल के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई थी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा और बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, ये आप खुद ही सुनिए। इनकलाब वंदे वंदे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं तो केजरीवाल का ये बयान, और वो बहुत तल्खी अंदाज में ये बोल रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 बजे लाइव के 2 बजे लाइव सेक्शन में हम अखिल स्वामी सर से बातचीत करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल आए हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गरज रहे हैं, बीजेपी में कहीं ना कहीं संकट आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने देखा अरविंद केजरीवाल को, किस नए अंदाज में वो आए हैं। क्या लगता है कि बीजेपी में थोड़ी सी मुसीबत आने वाली? देखिए, लोहा शेप तब लेता है जब वो आग में तपाया जाता है। सोने को तराशने के लिए भी उसको आग में तपाना पड़ता है। और कोई भी आदमी जब ऊपर उठता है, जैसे एक शिक्षक के रूप में मैं कहता हूं, शिष्य जो है अगर वो तपेगा, अगर वो तपस्या करेगा, तब वो महान आदमी बनेगा। जिसने तपस्या नहीं की, जो तपा नहीं, वो निखरा नहीं। तो जिस प्रकार से देखिए, भगवान श्री राम अगर वनवास में न गए होते तो भगवान न होते, वो राजा होते। अगर श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर न हुआ होता और उनके माता पिता ने अगर घुटने टेक दिए होते कंस के सामने, तो भगवान कृष्ण कृष्ण न होते। भगवान कृष्ण अगर कंस के सामने घुटने टेक दिए होते तो हमें हमारे आर्याध्य न होते। देखिए, जब तक जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, जब तक भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेगा और उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना जिसको तपाया जाता है उतना वो निखरता है। राहुल गांधी को तपाया गया, उसको तड़पाया गया, उसे परेशान किया गया, उसे चारों तरफ से गालियां दी गई, उसको एक टिप्पणी के ऊपर उसकी सदस्यता छीन ली गई, उसकी गाड़ी छीन ली गई, उसका मकान छीन लिया गया। इसीलिए राहुल गांधी बना। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल न भेजा गया होता, अगर मनीष सिसोदिया को जेल न भेजा गया होता, अगर संजय सिंह को 6 महीने जेल न भेजा गया होता, तो संजय सिंह ये संजय सिंह ना होते जो आज हैं, जो अरविंद केजरीवाल को बार बार परेशान करके, षड्यंत्र करके जेल के अंदर भेजने का कुचक्र हुआ। आपने कहा शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कहीं से 100-200 रुपए आपने नहीं दिए या दे दिए तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अगर 1000-2000 रुपए की घूस ली जाए उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तब तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 90% लोग जेल के अंदर होंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जहां पे पैसे को हवाला ट्रांजैक्शन से लिया गया और उसमें सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, विदेशी शक्तियों का उपयोग किया गया और उस पैसे का उपयोग ऐसी जगह पे हुआ जहां नहीं होना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। एक तथ्य नहीं, एक सबूत नहीं, केवल उद्देश्य ये कि हम अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देंगे।
हम कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देंगे, कांग्रेस पार्टी के धन स्रोतों को बंद कर देंगे, इनकम टैक्स से उनके खातों को बंद करा देंगे, उन पे नोटिसेस भेज के उनके पैसे पे खर्च करने से रोक लगा देंगे और उसी दंड में भारतीय जनता पार्टी पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये किस प्रकार की कार्यनीति है, किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार की संविधान की मर्यादाएं हैं? तो वास्तविकता में अगर आप किसी को भी इतना ज्यादा परेशान करेंगे, देश की जनता की उसके साथ सहानुभूति हो जाएगी। इंदिरा जी के खिलाफ जनता पार्टी वालों के लिए सहानुभूति थी, क्योंकि 1977 में जब चुनाव हुआ था उसके पहले जनता पार्टी के लोगों को सताया गया था। जब इंदिरा जी को सताया गया था 1977 से 80 में, तो इंदिरा जी निखर कर ऊपर उखरी थी और वही आज हो रहा है। आपने आम आदमी पार्टी का हीरो बना दिया। अगर ये सब कार्रवाई न करते, अगर आप अशोक चौहान जैसे, आरपीएन सिंह जैसे और प्रफुल्ल पटेल जैसे और शुभेंदु अधिकारी जैसे, अब आपको नई खबर मिली होगी, उत्तर प्रदेश में 170 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। 5 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि योगी जी खुद नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि अगर मोदी जी की सरकार बन गई तो योगी जी की सरकार नहीं रह जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र जहां रचे जा रहे हो, जहां पे लोगों को जेल भेजने की धमकी देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा हो, वहां पे आज एक सुखद गर्मी में 44-45 डिग्री टेम्परेचर में एक शुद्ध ठंडी हवा का झोंका आया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया है। तो मैं तो ये लोकतंत्र और संविधान के लिए एक शुभ संकेत मानता हूं, देश की जनता को बधाई देता हूं और उनसे कहता हूं कि जिनको तड़पाया गया है, जिन्हें सताया गया है, अगर उस श्रेणी में आप नहीं खड़े होना चाहते तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट देने जाइएगा, और जरूर देने जाइएगा, और घर मत बैठिएगा। आपको वोट देना है और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने, लोकतंत्र को बचाना है। और उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार में, और बीजेपी सरकार के लिए क्या कुछ बोला है, आप ये वीडियो देखिए। जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, तो देखा आपने सर, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा, जैसा कि कह रहे हो, और तानाशाह की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक का वक्त दिया है, 2 जून को उनको फिर जेल जाना होगा। ऐसे में बीजेपी के जो बीजेपी चाहती है वो तो कर ही रही है, लेकिन दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो तय हो चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी माहौल चल रहा है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जमाना तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण का आरोप तय होना, क्या कहीं साजिश है बीजेपी की? देखिए, पहले सुष्मिता जी, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है।
राहुल गांधी अकेले नहीं है, उद्धव ठाकरे अकेले नहीं है, शरद पवार अकेले नहीं है, अखिलेश यादव अकेले नहीं है। हम लोग भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार। और हमारे श्रोता और दर्शक जिस प्रकार का स्नेह हमें देते हैं और जिस प्रकार की भावना उनकी होती है, क्योंकि मैं एक एक टिप्पणी पढ़ता हूं और जितने श्रोता दर्शकों का धन्यवाद मैं कर सकता हूं करता हूं, क्योंकि आज की तारीख में एक शिक्षक के रूप में मेरा कर्तव्य है, देश के प्रति मेरा कर्तव्य है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। आज अगर मैं आप लोगों के सामने हूं तो केवल भारत माता की वजह से। मैं ऋणी हूं, एक एक मेरा कोश कोश जो है, एक एक जो है वो ये इस धरती माता के लिए और इस मिट्टी के लिए समर्पित है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा। क्योंकि मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, मैं देख रहा हूं देश में किस प्रकार का संकट है जो आज तक कभी नहीं रहा। कभी इस प्रकार का संकट देश में नहीं रहा, अटल जी के जमाने में नहीं रहा, मोरारजी भाई के जमाने में नहीं रहा, जहां पे एक दूसरे को मारने काटने के लिए और भाई भाई को लड़ाने के लिए तैयार हो गए हो, केवल सत्ता के लिए। तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हम लोग दिन रात जनता से संपर्क कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कभी किसी राजनीतिक दल से हमारी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि देश जो है एक ऐसे मुहाने पे खड़ा हुआ है कि एक बर्बादी का रास्ता है, एक आबादी का रास्ता है, एक में दक्षिण और उत्तर को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, किसानों को बाकियों से लड़ाया जा रहा है, बिरादरियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, कहीं जाटों से लड़ाया जा रहा है, कहीं राजपूतों से लड़ाया जा रहा है। ये देश खंड खंड ना हो, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ हैं। दूसरी बात आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की कही है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे में 2 फोटो लगा ले, एक ब्रजभूषण शरण सिंह की फोटो लगा ले और एक प्रोज्वल रवन्ना की फोटो लगा ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह से और प्रोज्वल रवन्ना से प्रदर्शित होते हैं। माननीय मोदी जी कर्नाटका जाते हैं, वो बात करते हैं अंबानी अडानी की, वो प्रोज्वल रवन्ना की बात नहीं करते। अगर पूरे विश्व में आपका डंका बज रहा है और इस प्रकार की वीडियो हिंदुस्तान में प्रचलित है और उनका पिता जो है जेल के अंदर भेजा जा चुका है, प्रोज्वल रवन्ना जो को मोदी जी आप जर्मनी से बुला नहीं सकते, वहां की जो दूतावास है उसको फोन नहीं कर सकते, वहां अपने मित्रों से, जर्मनी के चांसलर से नहीं कह सकते इस आदमी को कान पकड़ के हिंदुस्तान भेजो, डिपोर्ट करो इस आदमी को। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेके गया हुआ है, यहां आए, जांच में शामिल हो और सिद्ध करे कि आदमी निर्दोष है। हम नहीं कह रहे कि वो आदमी दोषी है, लेकिन जिसपे 27 वीडियो का आरोप हो, नारियों के सम्मान के साथ खेलने का आरोप, उस आदमी को मोदी जी आपने जर्मनी में खुला सांड की तरह छोड़ दिया है, जो भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, भारत माता की जो हमारी देश की छवि है उसको खराब कर रहा है। नीरव मोदी, ललित मोदी को चलिए आप नहीं ला पाए, कल ब्रजभूषण शरण सिंह को मत भगा दीजिएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को 4 जून तक उसका पासपोर्ट रख लीजिए, कहीं वो भी नेपाल के रास्ते से कहीं विदेश ना निकल जाए, कहीं टेनी महाराज भी ना निकल जाएं। इसलिए जो लोग आज दोषी हैं, जिन्होंने हमारे देश के अन्नदाता को कुचला है और हमारी बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार किया है, उनको देश छोड़ने भागने मत दीजिए, जैसे आपने प्रोज्वल रवन्ना को भागने दिया। तो मेरा मानना यह है कि जितने इस प्रकार के दुष्कर्मी हैं, इनके पासपोर्ट 4 जून तक रख लिए जाएं। सत्ता अगर बदलती है, देश की जनता अच्छा निर्णय लेती है, संविधान और लोकतंत्र बचता है, तो बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार करने वाले लोगों को जेल के अंदर भेजिए, तभी देश की, हम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा जो आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उनके समर्थकों के लिए एक शब्द रामबाण बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता है। निसंदेह गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह समाज के लिए खतरा नहीं है। निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए सहानुभूति मिलेगी और उनको वोट भी मिलेगा, लेकिन जब अपराधी साबित नहीं हुए तो उनको इतने दिन जेल में क्यों डाला गया? भाई देखिए, ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण क्या उस समय की राजसत्ता के लिए खतरा थे? वो कंस के लिए खतरा थे, क्योंकि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का, जो
उनका पुत्र है, जो वासुदेव का पुत्र है, वो जो है कंस की मृत्यु का कारक बनेगा। और भगवान कृष्ण वो थे, तो उसको अपनी जान का खतरा था। देश को खतरा तो देखिए, 142 करोड़ लोगों से हिंदुस्तानी एक आदमी जो है वो हिंदुस्तानी रहता है, चाहे वो अमेरिका चला जाए, अफ्रीका चला जाए, मुसलमान देशों में चला जाए, कहीं चला जाए, उसके जो संस्कार होते हैं वो हिंदुस्तानी संस्कार होते हैं। इतना प्यारा देश है मेरा, मेरे प्यारे देश को आप जो ये लोग दोष लगाते हैं ना मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर, मेरे छात्र जो हैं वो मुस्लिम देशों में रहते हैं, मुसलमान हैं, रोते हैं, कहते हैं कि इस मिट्टी के साथ जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम दफनाए जाने वाले हैं, हमारे साथ इतना अनाचार अत्याचार क्यों हो रहा है? मात्र इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हम अशफाकुल्ला खां की संतान हैं, अब्दुल हमीद की संतान हैं, हम ब्रिगेडियर उस्मान की संतान हैं। हमारी सहानुभूति शिक्षक के रूप में उन सारे बच्चों के साथ है जो सिख हैं, जो साउथ के रहने वाले हैं और जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं। केवल इसलिए उनके साथ अनाचार अत्याचार नहीं हो सकता क्योंकि वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं में भी नीरव मोदी और ललित मोदी और मेहुल चोकसी हैं, तो उनके यहाँ भी सरदार भगत सिंह हैं, उनके यहाँ भी जो है अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कितने पाकिस्तान टैंक तोड़े थे। तो इसलिए जो असली मुद्दा है, खतरा है सत्ता नशी लोगों को। आज जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को जेल में भेज रहे हैं, अगर देश की जनता ने साथ दिया, अगर देश की जनता ने देश के सामने खड़े हुए खतरे को भांप लिया और समझ लिया और हिंदू मुसलमान में नहीं बटा, तो 5 जून के बाद ये सब दंड पाएंगे जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र को प्यार करने वालों को परेशान किया है, गालियां दी हैं। गालियां मैंने भी खाई हैं। 72 साल की उम्र में आज तक मुझे गालियां नहीं दी किसी ने, धमकियां दी गई हैं, गालियां दी गई हैं। कहा गया है 5 जून को टांगे तोड़ देंगे। तो अगर ये लोग सत्ता में आ गए, ये हो सकता है मेरी टांगे तोड़ दें। टांगे तोड़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मार दे, टांगे तोड़ दे, गला कत्ल कर दें, कुछ कर दें, इस देश के लिए सब कुर्बान है। आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक देश के लोकतंत्र, संविधान और भारत की जो खूबसूरती है, जो मोहब्बत की हमारी देश की नीति है, उसे बचाने के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरी जान भी अगर देश के लिए चली जाए तो मैं अपने को खुश नसीब मानूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन एक तरफ इंडिया गठबंधन है और अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में 7 सीटें हैं। 2019 में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर सी बन रही है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां की 7 सीटें बीजेपी के खाते में तो नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। क्या लगता है सर कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में जो 7 के 7 सीटें हैं वो जीत पाएंगी? अरे दिल्ली को छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश की एक सीट बता दीजिए जहां ये अपने को सेफ समझते हो। दिल्ली को छोड़ दीजिए, हरियाणा को छोड़ दीजिए, हरियाणा में 10 सीट हार रही है, दिल्ली में 7 सीट हार रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में एक सीट बता दीजिए जहां ये डंके की चोट पे कह देंगे जीत रहे हैं। ये काशी का ही नाम ले लें कि हम जीत रहे हैं तो हम बता दें। देखिए, देश की जनता जो है ना, वो देखने में भोली जरूर लगती है, अंगूठा छाप हो सकती है, पढ़ी लिखी हो सकता है, ना हो ये हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान की मिट्टी को पहचानती है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि एक तरफ जब कहा जा रहा है कि देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, पढ़े लिखे बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, और ये पैसा जो बड़े बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के उनको फायदा पहुंचाया गया है और उनको देश की संपत्ति बेच के और नेशनलाइज करके रिजर्वेशन को खत्म किया गया है, उनसे लेकर गरीबों में बांटा जाएगा। देश की 98% जनता है जो इस तरह के घोषणा पत्र पे विश्वास करेगी और जो चाहती है कि 2% लोगों के पास सारा पैसा चला जाए, हर चीज का निजीकरण हो जाए, रिजर्वेशन खत्म हो जाए, लेटरल एंट्री से सिविल सर्विसेज में लोगों को भरा जाए, वो 2% लोग जिसको चाहे वोट दें। मुझे ऐसा लगता है देश के जनता जो इस समय जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में ताकत है, अगर इन्होंने ताकत लूज कर दी, उसके बाद 5 साल पछताएंगे। 5 साल क्या, जिंदगी भर पछताएंगे, उसके बाद कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, संविधान बदल जाएगा, उसके बाद जो संविधान प्रदत्त अधिकार आपके हैं और मेरे हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, घर से निकलिएगा, वोट देने जुट जाइएगा, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, आम का पन्ना पी के जाइएगा, सिर पे साफा बांध के जाइएगा,
प्याज खा के जाइएगा जिससे लू ना लगे, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। अगर वोट आप नहीं देते हैं तो आप अपने को देशभक्त कहने योग्य नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, वोट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर इस सवाल ये भी उठते हैं क्योंकि बीजेपी किसी भी हालात में, ये जो 2024 के चुनाव है, किसी भी हालात में वो जीतना चाहती है, चाहे वो साम, दाम, दंड-भेद, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही है। आपने देखा होगा कि अब जो मोदी जी हैं, वो किसी भी हद तक नीचे आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो पिछले जो बयान है, जो कांग्रेस नेताओं के पिछले बयान हैं, उसको सामने ला रहे हैं, तो क्या इससे फ़ायदा है? आप अपने नीति के बारे में बात नहीं करते, आप अपने विकास के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ़ कांग्रेस नेताओं ने क्या बोला है, वो भी पूर्व कांग्रेस नेता है, प्रेज़ेंट में कांग्रेस नेता भी नहीं, उनको निकाल दिया गया है या फिर कहीं और है। लेकिन उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या लगता है, क्या बीजेपी कहीं न कहीं इन सब बातों को इसलिए सामने ला रही है क्योंकि उसको कहीं न कहीं डर लग रहा है 2024 के चुनाव में? अरे चलिए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान करता हूं। वो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो अडानी अंबानी के लिए कहा, उसका मतलब क्या है? क्या देश के सबसे बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी चोर हैं? माननीय मोदी जी का यह कहना है? क्या माननीय मोदी जी का यह कहना जो उन्होंने कर्नाटका के अंदर कहा कि बोरों में पैसा भर के, टेम्पो में भर के वो कांग्रेस और राहुल गांधी क्या पहुंचा रहे हैं? इज मिस्टर मोदी सीरियस? क्या मोदी जी ये मानते हैं? क्या ये उनका चुनावी जुमला है जिससे शेयर मार्केट गया, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है केवल एक स्टेटमेंट से कि अडानी अंबानी जो है वो टेम्पो में पैसा पहुंचाते हैं? भाई किसी के पास टेम्पो में भरा हुआ, बोरों में भरा हुआ पैसा हो कैसे सकता है? नंबर एक से पैसा कमाया है, अगर आपने जीएसटी पे किया है, अगर आपने कोई हेरा फेरी नहीं की है, अगर आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, अगर आपने हवाला ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो ये ट्रक भरे, टेम्पो भरे, बोरों में भरे हुए पैसे कहां से आ गए अडानी अंबानी के पास? इसका माने माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों को बेईमान बता रहे हैं, भ्रष्ट बता रहे हैं, और ईडी सीबीआई जो है चुप बैठी हुई है, उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। अरे आप उन्हें छोड़िए, उसने क्या कह दिया, फलाने ने 70 साल पहले क्या कहा था, 200 साल पहले उसने क्या किया था। अरे मोदी जी ने 4 दिन पहले क्या है, पहले उसका स्पष्टीकरण तो दीजिए। ईडी ने क्यों नहीं रेड की अब तक? या ये क्यों नहीं कहा कि मोदी जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपको अरेस्ट करते हैं हम? भाई किसी की प्रतिष्ठा को ऐसे ही गिरा देंगे आप? आपने अडानी अंबानी की प्रतिष्ठा को गिरा दिया। वो लिस्टेड कंपनी के सीईओज हैं, एमडीज हैं, और लिस्टेड कंपनी में लाखों करोड़ों रुपए का पैसा होता है, केवल अडानी अंबानी का पैसा नहीं है। हमारा पैसा है, मेरा पैसा है, म्यूचुअल फंड वालों का पैसा है। आपने उनके पैसे डुबवा दिए एक सेंटेंस बोल के अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और उसे सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। 5 जून को इनको, जब इन पे केस होगा डिफेमेशन का, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है मेरे पास 100, अगर कोई वकील मिल गया जो मुफ्त में मेरा फाइल कर देगा रिट, तो मैं रिट फाइल करूंगा, एक मानहानि करूंगा, मेरा नुकसान हो गया उसमें, तो मेरा नुकसान क्यों कराए? या तो प्रूव करेंगे वो बोरों में पैसा भर के पहुंचाते हैं, और नहीं तो इनके पास सबूत नहीं है, तो बोला क्यों इन्होंने? भाई देश के करोड़ों लोगों का पैसा, विदेशियों का पैसा लगा हुआ है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है। आपने उन्हें चोर बता दिया, और देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया, होम मिनिस्टर कुछ कर नहीं रहे, ईडी सीबीआई कुछ कर नहीं रही, और वहां शरद चंद्र रेड्डी ने कुछ कह दिया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। तो शरद चंद्र रेड्डी की जो शख्सियत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा सब्सटेंशियल है मानी जाएगी, माननीय मोदी जी की सब्सटेंशियल मानी जाएगी? माननीय मोदी जी हमारे देश के पूंजीपतियों का मखौल उड़ा रहे हैं, देश की अर्थशास्त्र की पूरी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन उन्होंने, प्रधानमंत्री राम मंदिर का ज़िक्र बहुत करते हैं। वो कहते हैं भाजपा विकास भी और विरासत के मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ा रही। ये भाजपा ही है जिसकी सरकार में देश का 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। यह राज्य भाजपा की उड़ीसा भाषा और उड़ीसा संस्कृति के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई बेटा या बेटी जो उड़ीसा की मिट्टी से निकला हो या यहाँ की संस्कृति को समझता हो, उसका भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। मैं आपको 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में निमंत्रण देता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री भी बनवा दिया और 10 जून को वो शपथ भी दिलवा रहे। तो इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है प्रधानमंत्री के पास? मेरे ख्याल से तो माननीय मोदी पहले हरियाणा की सरकार बचा लें, वो उत्तर प्रदेश की सरकार बचा लें, उड़ीसा की और बंगाल में जाके वो केरला में मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
अरे यार, आप मुख्यमंत्री वहां भी कह दो, केरला में कह दो, तमिलनाडु में कह दो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता की बात कर लो। अरे भैया, तुम उत्तर प्रदेश की सरकार बचा लो, तुम योगी जी के पीछे काय पड़े हुए हो? अमित शाह जी पंगा ले रहे हैं, बिना भाई योगी जी से भिड़े हुए हैं। वो उनके धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट वापस करा दिया। अरे इतनी बड़ी कृपा की इन्होंने, इतने बड़े संस्कृति और संस्कार का वो किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया, तेनी महाराज को टिकट दे दिया, जिनके बेटे ने हमारे किसानों को कुचला था। अरे भैया, जो सरकारें हैं उनको बचा लो, पहले दिल्ली की सरकार बचा लो। 5 जून को दिल्ली की सरकार बीत जाए तब अपनी बात करना तुम, कि उड़ीसा में बना दूंगा और बंगाल में बना दूंगा और पंजाब में बना लूंगा। अरे अरे, ढपोड़ शंख वाली बात करना, शेख चिल्लियों वाली बात करना ठीक नहीं है। असली मुद्दा यह है, दिल्ली की सरकार पहले बना लो। जब दिल्ली की सरकार बनेगी तभी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर इंडिया की सरकार बन गई तो डबल इंजन सरकार, तो वो अपने छोटे इंजन ढूंढेंगे, फिर तो बड़ा इंजन जो है वो इंडिया का होगा। फिर आप अपनी जगह कहां ढूंढोगे? पहले अपनी काशी जाइए, काशी जाके काशी वासियों को प्रणाम कीजिए, उनसे वोट मांगिए। इस बार काशी भी सेफ नहीं है, अजय राय वहां भी आपको टक्कर दे सकते हैं। जब नॉमिनेशन फाइल किया, लाखों लोग थे उनके साथ। महोबा के अंदर जब मीटिंग हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की और संजय सिंह के, लाखों लोग थे। अपनी सीट बचाइए, बाकी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बात बनाइएगा, पहले खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाइए महाराज। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक आखिरी सवाल, अब मोदी जी पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ गए, अब पाकिस्तान की बयानों की बात करते हैं, और जो कांग्रेस ने पूर्व में कभी पाकिस्तान के लिए कुछ बोला हो या कांग्रेस नेताओं ने कुछ बोला हो, तो उसको लेकर अब सामने आ रहे हैं। विकास की बातें तो उनसे होती नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कैसे आ गए प्रधानमंत्री जी? अच्छा ये बताइए, आप सुष्मिता जी गूगल सर्च करके बता दीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान कितनी बार गए? डॉक्टर मनमोहन सिंह चीन कितनी बार गए? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब अपना शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें मनमोहन सिंह ने बुलाया था? क्या माननीय मोदी जी ने बुलाया था? क्या पाकिस्तान बिरयानी खाने मनमोहन सिंह गए थे? जब चीन के राष्ट्रपति आए थे, क्या उनको मनमोहन सिंह ने झूला झुलाया था? आपके जितने दर्शक श्रोता है वो गूगल सर्च कर लें और इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर कहेंगे नहीं साहब वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहे थे। अरे डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो हमारे यहाँ अटैक हुआ था, वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान की आईएसआई को किसने बुलाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बुलाया था। जो पहला अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, वो अटल जी के जमाने में हुआ था या नहीं हुआ था? जो दूसरा अटैक हुआ जब बच्चे अंदर घुस गए, वो आपके जमाने में हुआ था कि नहीं हुआ था? 75 साल में 2 ही बार अटैक हुआ ना संसद में, वो बीजेपी की सरकार ही में ही क्यों हुआ था? पुलवामा में जो हमारे वीर जवानों की शहादत हुई, इस पर आरडीएक्स कहां से आया था? मार्ग बता तो दीजिए। क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ था? फिर कहते हैं हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है। अरे रोज बेचारे हमारे जवान जो हैं वो शहीद होके आते हैं, और उनको अब तो आपने अग्निवीर में भर लिया, अब तो उनको शहीदों का दर्जा भी नहीं मिलता, उनको पेंशन भी नहीं मिलती, उनके माँ बाप के आंखों से आंसू जो है रोते रोते सूख जाते हैं, कोई पूछने नहीं जाता। अरे पाकिस्तान का तो टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी कांग्रेसी थी या संघी थी? लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर तक हमारी सेना पहुंचा दी थी, संघी थे या कांग्रेसी थे? तो ये सब जुमलेबाजी करना छोड़िए महाराज। देश में हमारे गरीब जनता के, हमारी जो लोग हैं, उनके ऋण माफ कीजिए, एमएसपी की गारंटी दीजिए। अमीरों का बहुत हो गया, अमीरों को बहुत फायदा आपने पहुंचा दिया। 7,000 करोड़ का हवाई जहाज बेच दीजिए, खुद बैलगाड़ी से चलिए। देश की जनता साइकिल से चल रही है, आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। कहीं 50 झंडे वो किसान दिखा देते हैं तो कहते हैं मेरी जान बच गई, चीफ मिनिस्टर से कह देना धन्यवाद। अरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए 56 इंच का, फौलादी होना चाहिए उसका सीना। अरे मौत तो आती रहती है यार। क्या मौत क्या इंदिरा जी की नहीं आई? उनके चीथड़े नहीं उड़े? राजीव गांधी के चीथड़े नहीं उड़े? उनकी मौतें नहीं आई? लेकिन शहीद हुए ना देश के लिए। गांधी जी के 3 गोलियां मारी गई ना इस सीने पे, मरे ना, हे राम कहते हुए मरे ना, शहीद हुए ना, तब याद रखते हैं ना उन्हें। तो मौत से इतना क्या डरना भाई? देश के लिए आप जो है मौत को स्वीकार नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, जिन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार जीत के लिए आगे बढ़ रही है और इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं निराश जरूर होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको?
आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।